हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ है राइडर ओपी, द ओजी इज इन द हाउस एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव गुरुदेव, जवान गुरुदेव, जिनके पिछले वीडियो के बाद आप सब उनकी सैलरी गेस करने की कोशिश कर रहे थे। वी हैव ब्रोकर इन द हाउस। अंशुमन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। गाइस, आज बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है। निशांत भाई, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मतलब किया हुआ है। आपने कभी सोच के किया है कि बैंक वाले ने जिसमें डालने बोल दिया आपने डाल दिया उसी के अंदर? नहीं, इतना नहीं सोच के किया। बैंक वाले ने बैलेंस देखा, बोला ये तो आप वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ कहाँ डालना है और मैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड को परखते कैसे हैं, और फिर हम सीखेंगे एक स्क्रीनर, ठीक है, एक स्क्रीनर है टिकर टेप पे, जिससे आप म्यूचुअल फंड्स को परख सकते हो। लाइक आप देख सकते हो रैंकिंग, शार्पे रेशियो क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब अंशुमन सिखाएगा। एंड एंड में हम लोग क्या करेंगे कि हम मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे, जो मैंने भी बिना सोचे समझे ऐसे ही इन्वेस्ट किया था, और देखें कि मैंने कैसे चॉइसेस किए। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स लास्ट 4-5 साल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। सबने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, सबको लगता है म्यूचुअल फंड सही है। तो अभी प्रॉब्लम है कि मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं कि पता नहीं कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। सबसे पहले एक बेसिक हाइजीन, सो थिंग्स लाइक फंड कैटेगरी, ठीक है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम बास्केट ऑफ स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, तो ऑफकोर्स उसमें रिस्क है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्टॉक, mutual funds are divided into 3 main categories: large cap funds, mid cap funds and small cap funds. Large cap stocks basically वो कंपनीज है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में फर्स्ट टू 100 में रैंक होते हैं। करेक्ट। फिर मिड कैप होते हैं। मिड कैप स्टॉक्स आर 101st to 250th इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड 251st एंड बियॉन्ड, जो बाकी 3,000-3,500 स्टॉक्स है, वो सारे स्मॉल कैप में आते हैं। So the first thing is to decide what your tenure is, कि आप कितने साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और दूसरी चीज है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। पर इसमें हम स्ट्रीम स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकते क्या अंशुमन, जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं, which is diversify your investments, invest a lot of money in the bigger, more established blue chips, and then diversify by making some risky investments. तो लोग म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही करते हैं यूजुअली, राइट? यस, तो बेसिकली अगर जैसे लेट्स से कोई मेरे फादर की एज का है, ठीक है, तो वो अब लार्ज कैप में ज्यादा देखना चाहेंगे और स्मॉल कैप में कम डालेंगे, बिकॉज ही इज ओके विथ लॉकिंग हिज फंड्स फॉर 3 to 4 years, बट एट द सेम टाइम ही माइट नॉट बी ओके विथ हिज पोर्टफोर्टफोलियो गोइंग 10% और 5% डाउन विद इन 2 months। तो इसीलिए अगर जैसे मैं 24-25 साल का हूं, तो शायद मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं एज कंपेयर टू समवन हु इज इन देयर 40s और 45s। तो निशांत भाई, नॉट यू। दूसरी चीज है इंसेप्शन डेट, ठीक है। इंसेप्शन डेट मतलब ये फंड कब शुरू हुआ। अब जनरली हम कोई भी अगर म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी स्टॉक को एनालाइज करेंगे, हम उनका प्रीवियस डेटा देखेंगे, कितना रिस्क रहा है, कितना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रहे। फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर कितनी बार चेंज हुआ है, दारू सुट्टा मारता है कि नहीं, डिवोर्स वगैरह हुआ है कि नहीं, मेरा वीडियो देखता है कि नहीं, सुपर चैट भेजता है कि नहीं। तो जनरली अगर एक म्यूचुअल फंड ने 5-7 साल तक रहा है मार्केट में, तो हमें उसका 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, एक मार्केट साइकिल में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कि वॉलेटिलिटी में कैसा डील किया है, ये सारा डेटा मिल जाएगा। अब नेसेसरी नहीं है कि ओल्डर द फंड बेटर इट इज, बट जितना ज्यादा डेटा है उतना ज्यादा हम लोग इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप अपना इन्वेस्टिंग एक फंड मैनेजर या फिर एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर रहे हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो फिर एक उसकी टीम का नॉलेज, टीम का टाइम, ये सब जा रहा है ताकि वो आपके पैसे पे ज्यादा रिटर्न कमा पाए। So of course there will be a fee for this service, and this is expense ratio. Now the way to calculate this expense ratio is by dividing the percentage fee जो भी वो लेते हैं by your funds total value. अगर तो आपके म्यूचुअल फंड का आज का वैल्यू लेट्स से 50,000 रुपए, तो उस 50,000 रुपए में 2% लगेगा एनुअली। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये अमाउंट जो एक्सपेंस रेशियो 1% या 2% देखने में बहुत कम लगता है, बट लॉन्ग रन में दिस कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। There are 2 ways to grow your wealth. Either the CAGR is constantly high, or the cost of investing, which is the expense ratio in this case, is low. Generally average expense ratio कितना होता है? तो जिससे लार्ज कैप फंड है, वो सिर्फ 100 कंपनीज, जो भी 100 स्टेबल कंपनीज में से अपना बैग बनाते हैं, तो उनका एक्सपेंस रेशियो एनीवेयर बिटवीन 0.8 to 1.2-1.3%। मिड कैप में ज्यादा कंपनीज है, ज्यादा रिस्क है, तो उसका थोड़ा ज्यादा होता है, और स्मॉल कैप में भी ज्यादा, बट एनीवेयर बिटवीन 0.6 to 1.7-1.8
के रेंज में रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट फंड गाइस, रेगुलर फंड्स नहीं। रेगुलर फंड्स वो होता है जिसमें एक एडवाइजर आपके लिए वो फंड सिलेक्ट करता है और उसके ऊपर उनका भी एक 0.5 या 1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। डायरेक्ट मतलब यू आर गोइंग टू द म्यूचुअल फंड डायरेक्टली, यू आर इन्वेस्टिंग इन देम डायरेक्टली। रेगुलर में ऑफन देयर इज अ पर्सन इन द मिडिल हु टेल्स यू वेयर टू इन्वेस्ट। ओके, तो ऑफन बैंक्स में आपका रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, एडवाइजर हो गया, वो आके बोलता है कि इसमें डालो। यूजुअली बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स हैव अ रिलेशनशिप, okay, where they banks also get a cut. So right? the commission is okay. Commission भी जाता है फिर, right? This is also how banks make money, right? नेक्स्ट इज एग्जिट लोड। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को एक सेट टाइम पीरियड के पहले उसमें से पैसा विड्रॉ करते हो, ठीक है, लेट्स से आप 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर एक फंड से आप 100 रुपए निकालते हो, तो एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेट्स से एचडीएफसी, निप्पॉन, एक्सिस, ये सारे, वो एक पेनल्टी चार्ज करती है क्योंकि आपने इतना जल्दी निकाला। तो दिस इज नोन एज एग्जिट लोड। जनरली इफ यू आर रिडीमिंग मनी फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड विद इन 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपका ऑलमोस्ट 1% का एग्जिट लोड लगता ही है। फिर एक सेकेंड लेयर, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर, ताकि मतलब आपकी एनालिसिस में और ज्यादा स्ट्रेंथ है। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, निपॉन लार्ज कैप या फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड, ओके, हर फंड का एक बेंचमार्क होता है, मतलब उस इंडेक्स के साथ हर फंड को कंपेयर किया जाता है। सो लार्ज कैप फंड्स जनरली निफ्टी टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो जनरली लार्ज कैप फंड्स, एवरी लार्ज कैप फंड इज कंपेयर्ड टू द निफ्टी 50 इंडेक्स। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप डायरेक्टली एक इंडेक्स फंड खरीदोगे, उसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.2 से 0.3%, और एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है 0.8 से 1.5%। तो अगर वो म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, मतलब निफ्टी को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको क्यों फीस दूंगा? So that's why looking at alpha is extremely important. If the fund is not able to generate any alpha, then why am I paying you any fee to manage my funds? इधर मैंने टिकर टेप का स्क्रीनर खोल दिया है, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। So let's say I want to look at the alpha of all the large cap mutual funds. तो पहले मैं इधर equity में जाऊंगा। इसके नीचे कैटेगरी के नीचे इक्विटी, कैटेगरी के नीचे इक्विटी, इक्विटी के अंदर लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स, ठीक है। Then I'll add the filter of alpha. So alpha. Now I can sort कि हाँ, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड ने 3.13 का अल्फा दिया है, 3.13% ज्यादा रिटर्न्स दिए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 2.27 दिया है। तो इससे पिछले 1 साल इतना अच्छा परफॉर्म किया इसने, बेटर, मोर देन बेंचमार्क रिटर्न। Yeah, this is not total, this is more than benchmark. हाँ, benchmark, more which than is the benchmark. Nifty 50. नेक्स्ट है बीटा। बीटा हमें बताता है कि एक फंड मार्केट से कितना वॉलेटाइल है, लाइक मार्केट इन दिस केस इज द बेंचमार्क। सो लेट्स से अगर निफ्टी 100 किसी दिन 1% से ऊपर या नीचे गया, तो ये फंड कितना ऊपर या नीचे जाएगा? लेट्स से निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का बीटा है 1.2। इसका ये मतलब है कि जो इसका बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क से 20% ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का बीटा होता 0.8, तो ये 20% कम वॉलेटाइल है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, बीटा हमें फंड का रिलेटिव रिस्क बताता है एज कंपेयर टू द बेंचमार्क, लेकिन बीटा हमें ये नहीं बताता कि ये फंड खुद कितना रिस्की है। करेक्ट। अगर तुम स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप इन इटसेल्फ इज ऑलरेडी रिस्की, प्लस स्मॉल कैप का जो इंडेक्स होगा उसके कंपैरिजन में अगर ये और भी रिस्की है, देन इट्स लाइक टॉप लेवल रिस्की। करेक्ट, एग्जैक्टली। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का बीटा होगा 1.1, लेट्स से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बीटा है 1.1, दैट डजंट मीन दोनों का रिस्क प्रोफाइल सेम है। करेक्ट, क्योंकि उनके बेंचमार्क ही अलग है। बेंचमार्क अलग है। तो फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों का ये मानना है कि सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से बेटर बैट्समैन है, बट ये स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता चलता कि सचिन तेंदुलकर खुद कितना अच्छा बैट्समैन है। सो ये एग्जांपल देना जरूरी था। देखो मैं वही सोच रहा था। कमेंट सेक्शन में आग लग जाएगी अभी फालतू का। अब कमेंट सेक्शन में आग लगेगी, गाइस देखो ये अंशुमन ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है। तुम्हें बोथ ग्रेट बैट्समैन, नंबर 1 गो रोनाल्डो, गो मेसी। तो अब ये कैसे पता करें कि एक फंड कितना रिस्की है? उसके लिए हम जानेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। सो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है। अब ये कैसे पता चलेगा? मान लो किसी फंड ने लास्ट 5 सालों में 15% का एवरेज रिटर्न दिया है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 5%। इसका ये मतलब है कि दैट दिस फंड हैज गिवन रिटर्न्स इन द रेंज ऑफ 15-5 एंड 15+5 in these last 5 years with a 95% confidence. कि how much expected जो रिटर्न है उससे कितना ऊपर नीचे डिविएट कितना हो रहा है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन है उतना बेटर है, राइट? उतना मोर उतना प्रेडिक्टेबल है, उतना प्रेडिक्टेबल है। करेक्ट। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क के बारे में बात करते हैं, रिस्क इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी। एक फंड या फिर एक स्टॉक या फिर कोई भी एसेट एक सेट टाइम पीरियड में कितना ऊपर नीचे होता है। अगर आप मुझे अब किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है, सो आई विल फर्स्ट गो टू द पीयर सेक्शन, उसमें मैं रेशियोज में जाऊंगा and then I can see the standard deviation. So this is Axis Blue Chip, which is a large cap fund. बाकी के 4 फंड के साथ कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा है वो मुझे दिख जाएगा। तो लास्ट 1 साल में SBI Blue Chip का जो रेंज ऑफ रिटर्न्स है वो Axis Blue Chip से ज्यादा रहा है। इसमें एक मैं फ्रेज देख रहा हूँ, शार्पे रेशियो, वो क्या है? तो शार्पे रेशियो जो है ना, एक ऐसा रेशियो है जिसमें आपको एक फंड की बहुत ज्यादा स्टोरी पता चल जाएगी। तो शार्पे रेशियो इज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसका ये मतलब है कि अगर एक फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क लिया है, उससे वो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो बेसिकली शार्पे रेशियो मींस कि तुमने जितना रिस्क लिया उतना रिस्की होने के बावजूद तुमने रिटर्न कितना दिया, उसका मेजर है ना। तो मेरे को बता, अगर शार्पे रेशियो, इफ द शार्पे रेशियो इज हायर, इट मींस दैट्स you took more risk and hence generated more return. Like, what is better, Sharpe ratio being higher or lower? A higher Sharpe ratio means that you are getting more returns per unit of risk. So it does not necessarily mean that you are taking a higher risk when the Sharpe ratio is high. तो मोटा मोटा शार्पे रेशियो इज जस्ट अ मेजर ऑफ कि तुमने जितना रिस्क लिया उसके हिसाब से तुमने रिटर्न दिया है कि नहीं। दैट्स व्हाट शार्पे रेशियो मेजर्स। इट डज नॉट मीन कि जितना हायर शार्पे रेशियो उतना ज्यादा रिस्की, ये नहीं है उसका मतलब। तो अब इन 4 लार्ज कैप फंड्स में ICICI Blue Chip का सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो है, which is 1.51. So here it has the best risk adjusted return. तो इस फंड ने मतलब ये कम वॉलेटाइल, ये फंड कम वॉलेटाइल भी रहा है और इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेटर है। और इसका जो PE रेशियो है ये भी देखो 40.83 है। हम जब भी म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, वी डू इट फॉर हायर रिटर्न्स। इसलिए रिसर्च करते वक्त पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखना जरूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस फंड ने लॉन्ग रन में कैसे कैसे रिटर्न दिया है, उसने 1 साल में क्या रिटर्न दिया। जैसे लास्ट 1-2 सालों में निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे टाइम पे बहुत फंड्स होंगे जो ज्यादा रिस्क लेके आउट परफॉर्म करने के बाकी फंड्स को। बट अगर हम उनका 3 साल, 5 साल और 7-10 साल का भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पैटर्न एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबल और डुएबल है कि नहीं। तो अगर ये चीज हमें अपने स्क्रीनर में देखना हो, सो वी कैन जस्ट ऐड द फिल्टर ऑफ CAGR 3 years, CAGR 5 years, CAGR 10 years। 10 years देखते पिछले 10 साल में किसने मचाया है। एक्चुअली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स 2013 या 12 में ही आए हैं और ये सारे डायरेक्ट फंड्स का ही डेटा है, सो इसलिए 10 years का किसी का डेटा नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है, 5 साल का देखते हैं। एक्सिस ब्लू चिप ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया 19.76%। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 18.92% दिया है। द नेक्स्ट इज मैनेजर्स हिस्ट्री। आप कितना भी रिसर्च कर लो, आप कितना भी परफॉर्मेंस देख लो, इन दी एंड आप एक इंसान को इनडायरेक्टली उसके हाथ में पैसा दे रहे हो और बोलो मेरे लिए पैसा इन्वेस्ट कर, तो एक बार उसका हिस्ट्री देख लेना जरूरी है। तो लेट्स से एक्सिस ब्लू चिप फंड है विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड इन द लास्ट 5 years। इसमें मैं अगर फंड मैनेजर पे क्लिक करूं तो आई कैन सी दैट इट्स श्रेयस देवलकर 61,000 crores। और हितेश दास को देखो 1 लाख करोड़। तो दोनों मल्टीपल फंड्स मैनेज कर रहे होंगे। जैसे देखो एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप फंड। हितेश दास सर इज managing Axis ESG equity fund, Axis growth opportunity fund, Axis flexi cap, Axis small cap, Axis mid cap, Axis focus 25, Axis special institutions fund, Axis quant fund, Axis value अरे fund। समझ गया, रिलैक्स कर, समझ गया भाई, ये ओवर अचीवर है, ये ओवर अचीवर। क्या बंदा है? नहीं यार, ये सब बोलने वाली बात है, सच में थोड़ी। ओके अंशुमन, तो मैं मेरा म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो SIP जाता है ना, वो मैं खोल के देख रहा हूँ। इनमें से अलग अलग फंड में जाता है, तो मैं उनमें से एक कोई फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप करके एक फंड है, उसमें गए थे एक बार पैसे, तो प्लीज वो खोल के दिखा कि वो फंड कैसा कर रहा है। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका AUM है 19,000, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.81%, कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो है 0.95%। मतलब अपने कैटेगरी में थोड़ा सस्ता है। ओके, इनका सर्विस फी थोड़ा कम है। शार्पे रेशियो 2.35। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी हाई है, क्योंकि कैटेगरी शार्पे रेशियो है 1.5, मतलब कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। अब इसका 5 year CAGR है 22.73%, 3 साल का CAGR है 29.2% और 1 साल का CAGR है 36.91%। तो ये तन्मय भाई के करते ही 36 हो गया। Now let's compare this fund with its peers। 1 साल का रिटर्न 41%, बाकी का 24, 36, 30। मैच ही नहीं ईयर है के भाई। CAGR 3 year का 29, 18, 18, 24, लाइफ टाइम 21, 17, 15, 17। बेसिकली मेरे मन में क्या आता है पता है, कि अगर किसी ने भी पिछले 5 साल में फोड़ा है ना, मेरे मन में ऐसा ऑटोमेटिकली आता है कि अब बुरा वक्त आने वाला है, ठीक है।
क्योंकि जब भी कुछ एकदम बढ़िया जा रहा होता है ना मेरी जिंदगी में, हमेशा तन्मय कुछ भाई- तो खराब होता ही है। सबका आपकी तरह नहीं। ये फंड बाकी अपने पीयर्स से यूनिक है क्योंकि ये फंड में ऑलमोस्ट 40% यूएस कंपनीज में इन्वेस्टेड है गाइस। अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट हैज 8% इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट हैज 7.39%, Amazon हैज 6.44%। सो इनको ऑलमोस्ट 35 to 40% इस फंड में वो यूएस स्टॉक्स में डालते हैं। तो बाय द वे ये फंड आपको किसने रेकमेंड किया था? ये वाला फंड हाँ, पता नहीं यार, कोई तो था, कोई तो उसको वो जो अरे, रेगुलर एक्सपेंस रेशियो है ना वो दे देना एक बार। On that note, friends, thank you very much for joining us today. अंशुमन, बड़ा मजा आया आज। नया सीखा ना निशांत भाई, कुछ ऐसे मजा आ गया। हाँ, आज दिमाग भी लगाना पड़ा थोड़ा, ऐसा कि इतना नया है कि कुछ ऐसा आज फील आई। You guys should do the same. You guys should go check out the Ticker Tape Mutual Fund Screener. I'm linking it in the pinned comment. जाके देखो, एंजॉय करो, हमें बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या क्या इनसाइट्स है, क्या क्या फाइंडिंग, क्या क्या ढूंढा है आपने। कोई फंड मैनेजर जो शादी लायक हो वो भी बताओ हमें उसी बात पे। और तो जाने से पहले फटाफट जाके ब्रोकर का यूट्यूब चैनल है, जाके ब्रोकर का यूट्यूब चैनल चेकआउट करो। ये स्ट्रीम करता है लौंडा शाम को, काफी इंटरेस्टिंग बातें करता है। इनफैक्ट जब ये वीडियो लॉन्च होगा तब तक को एक स्ट्रीम करना चाहिए अंशुमन, ताकि लोग ये वीडियो देख के तुरंत जाके तेरा स्ट्रीम देख डन 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 डन। सकें। बाय एंड गुड लक।